वैसे क्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य के वर्गीकरण में सिम्पसन का नाम आता है। सिम्पसन ने इसे 6 भागों में विभक्त किया है। क्या बताया है? उधर देखो सिम्पसन की बात है, इधर देखो बेंजामिन एस ब्लूम की बात है। दोनों लोगों की अलग-अलग बातें हैं, ठीक है? बेंजामिन एस ब्लूम ने कहा कि सबसे पहले उद्दीपन आता है। उद्दीपन मतलब एक प्रकार से उत्तेजना है। जैसी उत्तेजना होगी वैसा हम कार्य करेंगे। इसका संबंध शारीरिक क्रियाओं से है। इसका संबंध किससे है? शारीरिक क्रियाओं से। सबसे पहले हम किसी क्रिया को करने की उत्तेजना आती है हमारे अंदर। जैसी उत्तेजना होगी वैसी ही क्रिया होगी और फिर उसी क्रिया पर हम नियंत्रण बनाएँगे और उसी में हम समायोजन बना लेंगे। वो हमारा स्वभाव बन जाएगा। बार-बार करने से स्वभाव आ जाता है और स्वभाव जब बन जाता है तो वो स्वभाव धीरे-धीरे करके आदत में कन्वर्ट हो जाता है। शारीरिक क्रियाओं को हम ऐसे करते हैं। जैसे कुछ लोग चाय पीते हैं, तो बहुत थुड़ुक-थुड़ुक की आवाज़ ऐसे करते हैं। कुछ लोग चावल खाते हैं तो वो पूरे मुट्ठे से सानते हैं। हमारे एक मित्र थे ना ऐसे सानते थे तो इधर से चिल्ल 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 करके निकलता था। ऐसे खाते थे और रोटी सही से खाते थे, चावल के साथ दुश्मनी थी। जानते हो ये कैसे तैयार होता है? बचपन में उद्दीपन, बचपन से आदत बिगड़ती है। चाय को देख करके, चावल को देख करके उत्तेजना ज़्यादा आ जाती थी। दौड़ करके पकड़ना, हड़बड़-हड़बड़, हड़बड़-हड़बड़ अनुक्रिया करना, जल्दी-जल्दी निपटाओ। फिर उसी कार्य को अगर समझाया नहीं गया, लोगों के द्वारा उसे समझाया नहीं गया, सही नहीं किया गया घर परिवार के द्वारा, तो उसी क्रिया में नियंत्रण आ गया, कंट्रोल बना लिया और फिर हम उसी में समायोजन कर लेते थे। वही हमारा स्वभाव बन गया, वही हमारी आदत हो गई। फिर हम वो आदत, तो इसीलिए आदत एक बार बन जाती है तो आदत टूटती नहीं है। आदत छोड़ने से छुड़ाई नहीं जाती। चलना, भागना, उठना, बैठना, खाना, पीना, बातचीत करना, बोलना, चालना, ये सब हमारी आदत का पर्याय है। आप किसी बात को कैसे कहते हो, आपका एक्सप्रेशन कैसा है, बातें करते समय आपकी भाव-भंगिमा कैसी है, ये सब हमारी आदत का परिणाम होता है। और इसको सिम्पसन ने कैसे समझाया? प्रत्यक्षीकरण। प्रत्यक्षीकरण होता क्या है? संवेदना को अर्थ देना ही प्रत्यक्षीकरण होता है। मतलब ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं के संदर्भ में रुचि व प्रेरणा का जागृत होना ही प्रत्यक्षीकरण कहलाता है। बाह्य वस्तुओं का मतलब है कि वातावरण में जितनी भी वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं के विषय में ज्ञानेंद्रियों से, आंखों से, कानों से जो कुछ भी सुनते हैं, देखते हैं, उसके विषय में रुचि व प्रेरणा का जागृत होना, यही प्रत्यक्षीकरण है। जितना ज़्यादा इंटरेस्ट होगा, जितना ज़्यादा प्रेरणा होगा, फिर वैसी हम व्यवस्था करेंगे, यानी क्रिया व अनुभव को सेट करेंगे हम। क्रिया व अनुभव का जो सेट पैटर्न होता है, वही होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसी को व्यवस्था कहते हैं। यानी क्रिया और अनुभव को हम जोड़ देंगे और फिर निर्देशात्मक प्रतिक्रिया करेंगे। किसी कार्य को करने के लिए निर्देशात्मक प्रतिक्रिया का मतलब कैसा कार्य करना है, हम इसका निर्देश अपने अंदर तय करते हैं। फिर किसी कार्य को करने का आत्मविश्वास व कौशल हमारी कार्यप्रणाली तैयार करता है। किसी कार्य को करने का आत्मविश्वास कितना है और फिर हमारा कौशल क्या है उस कार्य को करने का, ये हमारी कार्यप्रणाली है। और इसी से हम जटिल बाह्य प्रतिक्रियाएं करते हैं। कोई भी क्रिया हम इसी से करते हैं। जैसे आपको बाइक चलाना सीखना है, बाइक चलाना है, तो सबसे पहले आएगा परसेप्शन। परसेप्शन आने का मतलब क्या है कि ज्ञानेंद्रियों द्वारा बाह्य वस्तुओं की रुचि और प्रेरणा जागृत होना। गाड़ी चलाने को लेकर के आपके अंदर रुचि व प्रेरणा जागृत हुई। रुचि व प्रेरणा जब दोनों एक होती है ना, तो किसी भी क्रिया को करने का बल प्रदान करती हैं। उसके बाद हम क्रिया व अनुभव को सेट करेंगे। अनुभव कैसे सेट करेंगे? लोगों को देखे हुए हैं चलाते हुए, लोगों से सुने हुए हैं चलाते हुए कि गाड़ी कैसे चलाना है। ये हमारा अनुभव हो गया जो लोगों के द्वारा। अनुभव तो वैसे सेल्फ जनरेटेड होता है, लेकिन वातावरण से भी हम अनुभव प्राप्त करते हैं। लोगों के द्वारा भी की गई क्रियाओं से हमारे पास एक्सपीरियंस आता है। हम उस अनुभव को और फिर उसी हिसाब से अपनी क्रिया को सेट करेंगे। उसके बाद हम अपने आप को निर्देशित करेंगे कि हमें करना कैसे है, अपनी क्रिया को करना कैसे है। तो गाड़ी पे बैठेंगे पहले, ये सब मानसिक घटित होता है। गाड़ी पर बैठेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये सब निर्देश हम अपने आप को दे लेते हैं। फिर क्या करते हैं? अब अपने आत्मविश्वास और अपने कौशल का प्रयोग कैसे हम शारीरिक क्रियाएँ करते हैं, उसी के हिसाब से हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ा करके फिर हम कार्य करना शुरू कर देंगे। कार्य करते-करते चलाना सीख जाएँगे और जैसा सीखेंगे वैसा ही स्वभाव बन जाएगा, जटिल बाह्य प्रतिक्रियाएँ हम वैसा ही करने लगेंगे। बचपन में साइकिल चलाना सीखे थे आप लोग ना? देखो साइकिल पर चढ़ने वाले लोगों की स्टाइल अलग-अलग होती है। कुछ लोग एक ही जगह पर रखे-रखे साइकिल पर टाँग फेंक करके बैठ जाते हैं। फिर वहीं से पैडल लगा करके चलने लगते हैं। कुछ लोग देखना बड़े बुजुर्ग जो चलाते हैं, पहले कुछ दूर साइकिल को दौड़ा लेते हैं। पाँवदान पे रख करके पैर को पहले दौड़ा लेंगे, फिर टाँग फेंक करके उसी पर चढ़ जाते हैं। सबकी अलग-अलग स्टाइल है और ये स्टाइल कैसे सीखा गया है? परसेप्शन व्यवस्था, निर्देशात्मक प्रतिक्रिया, कार्यप्रणाली, फिर जटिल बाह्य प्रतिक्रिया, वैसे ही कर रहे हैं। कभी टाइपिंग सीखने गए हो टंकण? अपने आप से जब आप सीखते हो, तो आपको टाइपिंग सीखने की तरफ रुचि व प्रेरणा जागृत हुई होगी।
फिर आप अपने अनुभव और अपने क्रिया का सेट व्यवस्थित करके निर्देशात्मक क्रिया अपने आप को निर्देशित किए होंगे, फिर कार्य प्रणाली सेट किए होंगे। अब आप अगर हथेली को आपने मान लो सेट कर लिया, हथेली को रख करके नीचे फिर अंगुलियों को चला करके आप टाइपिंग करना सीख लिए और इसी कार्य प्रणाली में बार-बार आपने रिपीट कर लिया, फिर ये आपका स्वभाव बन जाएगा। फिर वैसे ही आप जटिल प्रक्रियाओं को करोगे, मतलब टाइपिंग का कार्य फिर वैसे ही करने लग जाओगे। स्पीड नहीं मिल पाएगी, फिर किसी टीचर के पास जाओगे, तो आपको टाइपिंग करते हुए देखेगा तो उसे कमियाँ समझ में आएँगी। ओह हो! बेटा हथेली को रखे हुए हो तुम, हवा में रखना है, खाली अंगुलियों को कीपैड पर डालना है। लेकिन अगर एक बार आदत बन गई ना, फिर इससे तोड़ने के लिए बहुत ज़्यादा परिवर्तन करना पड़ेगा। एक ना सीखा हुआ व्यक्ति आसानी से सीख लेगा गुरु के निर्देश में, लेकिन एक अपने आप से गलत तरीके से सीखा हुआ व्यक्ति, उसको सिखाना उससे भी कठिन काम हो जाता है। एक ना सीखे हुए बालक को जितने आसानी से सिखा देगा, उतने आसानी से गलत तरीके से सीखे हुए व्यक्ति को नहीं सिखाया जा सकता है। क्योंकि गलत तरीके से जो सीखा हुआ व्यक्ति है, उसने अपने स्वभाव और अपनी आदत विकसित कर ली है गलत तरीके की। उसके लिए बहुत कठिन काम हो जाता है। ये क्रियात्मक पहलू हो गया। इस प्रकार से इन्हीं 3 क्षेत्रों की लर्निंग हम करते हैं और इन्हीं 3 क्षेत्रों की लर्निंग से हमारे सर्वांगीण विकास होते हैं। तो हम शिक्षण के उद्देश्य पढ़ करके संपूर्ण समाप्त कर लिए हैं। अब हमें जो पढ़ना है, वो पढ़ना है अगला शिक्षण के सिद्धांत पढ़ना है। लेकिन अब शिक्षण के सिद्धांत आज नहीं शुरू करेंगे। बस थोड़ी-सी बातें हम केवल बता देते हैं, कहानी का छोटा रूप आपके सामने प्रस्तुत कर देते हैं कि शिक्षण सिद्धांत हमें क्यों पढ़ना है। सिद्धांत शब्द अपने आप में बता देता है। सिद्धांत का मतलब होता है जिससे सिद्धि का अंत हो चुका हो। किसी भी कॉन्सेप्ट को सीखने के लिए उसके सिद्धांतों को सीखना बहुत ज़रूरी होता है। सिद्धांत नियम होते हैं। सिद्धांत से बाहर नहीं जाया जा सकता है कभी भी। हर कार्य को करने का अपना एक नियम होता है, अपना एक प्रिंसिपल और अपना एक सिद्धांत होता है। हम उस कार्य में सफलता तभी प्राप्त करेंगे जब हम उस कार्य को करने के नियमों का ध्यान रखें। नियम विरुद्ध जाकर के कभी भी कार्य की सफलता नहीं हो सकती है। तो टीचिंग का कार्य एक अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य होता है और यह इतना महत्वपूर्ण कार्य होता है कि यह किसी के जीवन को बना और बिगाड़ सकता है। जटिल कार्य होता है, इसलिए इसे करने के नियम ज़रूर पता होने चाहिए। तो टीचिंग का कार्य करना कैसे है, कौन से नियमों का ध्यान रखना है इसे करते समय, यही ज्ञान प्राप्त करना शिक्षण सिद्धांत को पढ़ना है। यानी शिक्षण सिद्धांत शिक्षण के नियमों का ज्ञान कराते हैं, जिन्हें ध्यान में रख कर के एक अध्यापक अपनी शिक्षण प्रक्रिया को प्रभावशाली बना सकता है। नियमों का ध्यान ना रख करके टीचिंग का कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी ना तो शिक्षण प्रभावशाली कर सकता है और ना ही अपने विद्यार्थियों के व्यवहार में परिवर्तन पैदा कर सकता है। मैक्सिमम अचीवमेंट कभी हो ही नहीं सकता है उसका। इसलिए हमें सिद्धांतों का ज्ञान होना ज़रूरी है। हमने पढ़ लिया कि लर्निंग क्या होती है, वो लर्निंग के सिद्धांतों से हमने सीखा। हमने सीखा शिक्षण क्या होता है, इसका अर्थ हमने पढ़ा, इसका उद्देश्य पढ़ा। अब हमें इसे करने का नियम पता होना चाहिए। जब करने का नियम पता हो जाएगा तो करने की विधियाँ सीखेंगे और विधियों को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सरल उपाय, शिक्षण सूत्र वगैरह पढ़ेंगे। और ये सब हमने कैसे सीखना है, कैसे करना है, उसके लिए कौशल